नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे बिहार बोर्ड के 2021 का क्वेश्चन पेपर। बिहार बोर्ड 2021 का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन में हमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सभी 1 मार्क्स के हैं, यानी 1 × 50 = 50 मार्क्स। और हमें जो है 15 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 30 मार्क्स का होगा। और 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। 4 × 5 = 20। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। और हमारे पास 3 घंटे 15 मिनट है इस पेपर को करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, यदि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c का मूल यानी कि रूट, ठीक है, का मूल यानी कि रूट अल्फ़ा और बीटा है, तो ax + bx = c है। ax + bx = c, यानी कि ax² + bx - c = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। इसका रूट अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, तो हमें पता है कि सम ऑफ द रूट अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a, और अल्फ़ा × बीटा होता है c/a, ठीक है। इस केस में जो c है वो -c की तरह काम करेगा, तो -c/a। तो हमसे सम ऑफ द रूट पूछा, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल्य 1/3 है, तो दूसरा मूल का एक मूल 1/3 है, दूसरा मूल क्या होगा? तो इसके दोनों के दोनों रूट्स निकालने हैं। 3x² - 10x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका एक रूट दिया हुआ है, दूसरा रूट निकालना है। हमें पता है कि सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फ़ा + बीटा वो होता है -b/, यानी कि -b/ यानी माइनस का 10 में a 3, ठीक है। तो इसमें अल्फ़ा दिया हुआ है 1/3 + बीटा = 10/3। तो 1/3 का उधर ले जाएंगे, तो बीटा = 10/3 - 1/3, यानी कि 9/3। 9/3 कितना होता है? 3, यानी कि दूसरा रूट बीटा जो है वो 3 निकल के आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी एक सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि द्विघात समीकरण ये के मूल्य वास्तविक एवं समान हो, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स है, रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो k का मान क्या होगा? यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो k का मान पूछा है। तो हमें पता है कि अगर रूट्स इक्वल होंगे यानी कि मूल समान होंगे, तो b² - 4ac, b² - 4ac जो है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। इस केस में b क्या है? b है 6k, 6k का स्क्वायर -4, a कितना है 9, ठीक है, और c कितना है 4, ये 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो उसको उधर ले जाएंगे, तो 6k² = 16 × में 9, 6 × 36, 36k², ठीक है। तो k² = 16 × 9 / 36। ये 3 के टेबल में काटेंगे, 9 4 × 36, 4 4 × 16, यानी k की वैल्यू आई √4, यानी कि +2, -2, +2 -2 इसका आंसर, तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। ठीक है, तो हमें जो है गुणनफल जो हमें प्रोडक्ट पूछा है इसके रूट्स का, तो हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं 4y² + 4y + 1 = 0। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वो माइनस का वो c/a होता है, तो इसमें c क्या है, इसमें c है 1 और a क्या है 4, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a होगा, यानी कि a हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x + 2 3x एंड 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा, यानी कि अगर x + 2, 3x, 4x + 1 ये एक AP में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है यानी कि AP में है, तो x की वैल्यू हमसे पूछी है, यानी कि अगर AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस तो सेम आना चाहिए, यानी कि 3x में अगर माइनस करेंगे x + 2, ठीक है, या फिर 4x में 4x + 1 में माइनस करेंगे 3x, तो ये बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 3x में यानी कि टर्म 2 में टर्म 1 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 3x - x - 2, यानी कि 2x - 2, और 4x + 1 में 3x माइनस करेंगे तो आएगा x + 1, यानी कि 2x + 2 शुड बी इक्वल टू x + 1। ठीक है, तो इससे क्या निकल के x को इधर ले आएंगे तो यानी कि 2x - x = 1 - 2, यानी x की वैल्यू आई -1। इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे 2x - 2 निकल के है हमारा, तो यहाँ पे 2x - 2 आएगा, ये उधर जाके प्लस बनेगा, तो हमारा आंसर होगा +3, यानी कि सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है समांतर श्रेणी 0 - 4 - 8 - 12 का सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 का कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर टर्म लिखे हों A1 A2, A3, A4, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस होगा A2 - A1, या फिर कॉमन डिफरेंस होगा A3 - A2, किसी को भी कर दो, तो कॉमन डिफरेंस होगा -4 -0, यानी कि -4 कॉमन डिफरेंस होगा, हर एक में -4 का फर्क है, यानी सी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 7। क्वेश्चन नंबर 7 में समांतर श्रेणी यानी कि 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद है, 12th हमसे जो है 12th टर्म पूछा है। ठीक है, 12th टर्म A12 का निकालने का तरीका होता है A + 11D। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें A चाहिए और D चाहिए। ठीक है, इस AP को हम देखें ध्यान से, तो A मतलब फर्स्ट टर्म है 14, और कॉमन डिफरेंस D होता है A2 - A1, यानी कि 9 - 14। ठीक है, A2 - A1 9 - 14, तो ये आएगा -5, तो हमारे पास D भी आ गया और A भी आ गया, A और D दोनों आ गए, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे A12 की। A12 होता है A + 11D, A है 14 + 11 इंटू में -5, यानी कि 14 - 55, 14 A12 की वैल्यू है 14 - 55, यानी कि 41 हमारा जो है आंसर है। ठीक है, 41 यानी कि ए ऑप्शन जो है सही है, -41 आंसर है, -41 का मतलब बी जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं समांतर अंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, यानी कि S10 पहले 10 टर्म का योगफल पूछा है। ठीक है, अगर हम देखें तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a + n-1 इंटू में d। ठीक है, तो हमसे पहले 10 टर्म का सम पूछा, तो S10 की वैल्यू होगी 10/2 2a + 10-1 यानी कि 9d, ये होगा। और इस क्वेश्चन में जो है इस क्वेश्चन में a दिया हुआ है 13। ठीक है, और d दिया हुआ है -4, और हमसे सम पूछा है, तो S10 की जो वैल्यू होगी
वो होगी 10/2 इंटू में 2 इंटू में 13 प्लस 9 इंटू में -4 प्लस 9 इंटू में -4 यानी कि 5 इंटू में 26 माइनस 9 9 18 36, ठीक है, यानी कि -10, यानी कि 5 इंटू में -10 हमारा आंसर है, यानी कि 5 इंटू में -10 यानी कि -50। तो S10 की वैल्यू निकल के आई -50। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सेस पर एक बिंदु, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो वाई अक्ष पर एक बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, ठीक है, हम कोऑर्डिनेट बना लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो वाई एक्सिस यानी ये वाली एक्सिस, ठीक है, इस वाली एक्सिस पर एक बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, यानी ये 4,2 ये वाला पॉइंट होगा। 4,2 से दूरी जो है 5 है, ठीक है, 5 की दूरी है। तो ये वाली दूरी तो 4 है, यानी कि होगा कुछ ऐसा, तभी तो ये 5 आएगा ना दूरी। ऐसा कोई पॉइंट है, हमें पता नहीं पॉइंट क्या है, ठीक है। तो उस पॉइंट के बारे में हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम मान लेंगे एक्स की वैल्यू तो 0 है, तो 0,y मान लेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, डिस्टेंस निकालने का होता है अंडर रूट, ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। तो y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो साइड 25 आएगा इज इक्वल टू y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 16 माइनस कर देंगे तो इधर आएगा 9 इज इक्वल टू y माइनस 2 का स्क्वायर। अंडर रूट खोल देंगे तो 3 इज इक्वल टू y माइनस 2, तो 2 को इधर ले आएंगे तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू y, ठीक है। यानी कि जो हमारा y है वो निकल के आया, y निकल के आया हमारा 5, ठीक है। तो जब हम इसका अंडर रूट करेंगे, यहाँ से जब स्क्वायर खोलेंगे तो इसका एक तो आंसर, इसका आंसर आएगा +-3। कैसे, जब हम दोनों साइड इस स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा √9 यानी कि +-3, ठीक है। तो एक बार जो है हमें प्लस लेना, एक बार हमें माइनस लेना। तो एक बार हमने इसको लिया प्लस लेके निकाला, फिर एक बार लेंगे -3 इज इक्वल टू y माइनस 2, इसको इधर ले आएंगे कि -3 + 2 इज इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू आ गई -1 इज इक्वल टू y, ठीक है। इसमें y की वैल्यू आई थी 5, ठीक है। तो आंसर होगा y इज इक्वल टू 5 x इक्वल टू 0, और दूसरा आंसर होगा y इज इक्वल टू -1 x इक्वल टू 0। 2 पॉइंट निकल के आएंगे 0,5 और 0,-1, यानी कि इसकी दूरी 5 है, और ये यहाँ से हम अगर ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी 5 है। वाई एक्सिस पे ऐसे 2 पॉइंट होंगे जिसकी दूरी 5 होगी, ठीक है। एक होगा 0,5 और एक होगा 0,-1, 0,-1, और ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट निकल के आया, ये वाला पॉइंट निकल के आया 0,5, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन जो है 0,-1 यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है, बी ऑप्शन जो है हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि R 5,6 बिंदु A एवं B को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, यानी कि अगर मैं एक लाइन खींचूँ जिसका पॉइंट A है 6,5 और पॉइंट जो B है वो है 4,y, ठीक है, पॉइंट B है 4,y, तो जो R पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है, R है 5,6, यानी कि दोनों से दूरी है बराबर, ठीक है। मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता था, मिड पॉइंट निकालने का तरीका होता था कि हम उन दोनों का एवरेज ले लें, ठीक है। जैसे सपोज करो हम मिड पॉइंट एक पहले का निकालें तो जो x0 आएगा वो आएगा x1 + x2/2, ठीक है, और y0 जो आएगा वो आएगा y1 + y2/2, ठीक है। तो x0 तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू 6 + 4/2 यानी कि 10/2,
ठीक है, यानी कि 5 सही है। और वाई नोट जो दिया हुआ है 6 इज इक्वल टू y1 कितना 5 और y2 कितना y है y2, तो 6 5 6 जो 30 इज इक्वल टू 5 प्लस y, यानी y की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, y की वैल्यू 25 आई, तो इनमें से तो कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा है। यहाँ पे हमने छोटी सी गलती कर दी, यहाँ पे नीचे 2 है तो ये 6 2 12 बनेगा। ठीक है, इसमें से 12 में से 5 माइनस होगा तो 7 बनेगा, तो हमारा जो आंसर निकल के आया बी। ठीक है, 7 निकल के आया। ठीक है, अब मिलते हैं अगले पार्ट में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इस नंबर का माध्यका पूछा गया है, यानी हमसे मीडियम पूछा गया है, तो हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। 3, 5, 6 बढ़ते श्रेणी में से अरेंज करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 12 और इसका हमें मिड टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो आगे से 3 और पीछे से 3, यानी कि ये दो टर्म जो है मिड टर्म है, यानी कि इसका मीडियन MEDIN मीडियन इसका जो होगा वो 7 + 8/2 यानी कि 15/2 यानी कि 7.5 होगा, यानी कि जो है बी हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इसका बहुलक पूछा गया है। ठीक है, बहुलक यानी मोड का मतलब होता है जो मोड यानी बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आए, बहुलक। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आए, तो इस सारे टर्म में जो है सबसे ज़्यादा बार 9 आ रहा है। ठीक है, क्यों 9 कितनी बार है? 3 बार है। 9 है 4 बार, बाकी सब तो 1 या 2 बार है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर जो कि किसी और नंबर से डिवाइड, जो कि खुद से और 1 से डिवाइड हो। ठीक है, प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से और 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो। तो 27 तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 जा 9 से 27 बनता है। 35 भी नहीं है, क्योंकि ये 7 5 जा होता है। 56 भी 2 से डिवाइड होता है, यानी 13 हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ऑप्शन 13 जो कि सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें जो है मीन दिया हुआ है और हमसे जो है बहुलक यानी मोड पूछा गया है। ठीक है, मीन जो है दिया हुआ है 8.9। ठीक है, माध्यका यानी कि मीडियन दिया हुआ है 9 और हमसे मोड पूछा गया है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है कि 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, तो 3 इंटू में मीडियन कितना है 9 इज इक्वल टू 2 मीन 8.9 प्लस मोड। ठीक है, तो 3 9 जा 27 माइनस 8.9 कितना होता है 9 9 18 17.8 इज इक्वल टू मोड। तो इससे हमारा आंसर आया 9.2 इज इक्वल टू मोड, यानी कि जो है सी हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में अर्थमेटिक मीन ऑफ 17 and 25 इज। ठीक है, तो दो बातें होती है, एक होती है अर्थमेटिक मीन और एक होता है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, हमसे जो है समांतर मध्य पूछा गया है 19 और 25 का, तो हम इसका एवरेज ले लेंगे। तो 19 + 25 डिवाइडेड बाई 2, 19 + 25 कितना होता है 44 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 22 हमारा आंसर है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी घटना ई के लिए PE + PE नहीं कितना होगा? हमें पता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, कि या तो होगा या नहीं होगा। PE का मतलब है कि वो इवेंट होगा, PE नोट का मतलब है वो इवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम एक सिक्का उछालते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इन दोनों के अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो यानी कि PE प्रोबेबिलिटी होने का जो है और PE नोट इवेंट का ना होने का, इनका सम 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रक्रिया होगी। अगर हम 2 सिक्के को उछालते हैं तो 2 हेड आए लगातार।
अगर हम दो सिक्के को उछालते हैं तो या तो दो हेड आएगा, या एक हेड एक टेल आएगा, या एक टेल एक हेड आएगा, या फिर दोनों टेल टेल आएंगे। ठीक है, तो ये चार पॉसिबिलिटी बनती है, और उसने बोला है कि दोनों हेड आए, यानी कि प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम है 1 और टोटल आउटकम 4, यानी 1/4 प्रोबेबिलिटी है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यदि किसी उद्वार्ध स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उत्तरण कोण होगा। इफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द शेडो। ये पोल का जो है, ये पोल की हाइट है, ठीक है, और ये जो है पोल की शेडो है। पोल की शेडो ये है और ये पोल की हाइट है। अगर मैं इसको 1 मानूँ तो इसको √3 मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हाइट जो है वो √3 टाइम्स है। तो हमसे पूछा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, हमसे ये वाला एंगल पूछा गया, इस एंगल को अल्फा बोल लेते हैं। हमें पता है tan अल्फा क्या होता है, p/b। ठीक है, p कितना है यहाँ पे √3 और b कितना है 1। ठीक है, तो p/b √3। tan अल्फा √3 कब होता है, tan 60 पे होता है, यानी कि अल्फा की वैल्यू आई 60 डिग्री। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में यदि a एंड b अभाज्य संख्या है तो एलसीएम ऑफ ए बी क्या होगा। ए और बी दोनों प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम ऑब्वियस सी बात है, इसका प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी। ठीक है, क्योंकि इनमें ये अगर ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है तो इसमें कॉमन तो फैक्टर कोई है ही नहीं। अगर हम ए कोमा बी का एलसीएम लेंगे तो इसमें पहले एक ए से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 1 कोमा बी, फिर बी से लेना पड़ेगा 1 कोमा 1, यानी कि ए बी इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, ए इंटू बी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, कभी भी कोई भी घटना के होने के चांस एक से ज़्यादा नहीं होता, एक से ज़्यादा नहीं होता, ये हमेशा एक से कम या एक के बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई शुड बी लेस देन। तो इन चार ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन जो है एक से कम है, सिर्फ एक ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक से ज़्यादा है, यानी कि डी हमारा आंसर सही है। अब मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम 21 to 30 क्वेश्चन करेंगे। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, समीकरण ये के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा, यानी कि मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा का रेशो हमसे पूछा गया है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 7x² माइनस 12x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, यानी कि माइनस का माइनस ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 12/7, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, यानी कि 18/7। ठीक है, तो हमें इन दोनों का रेशो निकालना है, तो रेशो निकालने के लिए 12/7 डिवाइडेड बाय 18/7। ठीक है, तो 12 नीचे 7 आ जाएगा, इंटू में 18 और ये वाला 7 चला जाएगा ऊपर, तो 7 से 7 कट गया, 12/7 होता है 2/3। 2/3 हमारा आंसर है। ठीक है, 2/3 का मतलब है 2:3, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। ठीक है, एक रूट दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके रूट बराबर है, रूट बराबर होंगे तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है c की वैल्यू, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि b² इज इक्वल टू 4ac होगा। तो c की वैल्यू होगी 4a से डिवाइड कर देंगे तो b²/4a c की वैल्यू होगी। ठीक है, तो b²/4a यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, y इज इक्वल टू 10 का आलेख कैसे सरल रेखा
होगी। ठीक है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 10 वाली लाइन कौन सी होगी, यानी कि y की यहाँ पे क्या होता है, x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 0 होती है। ये y 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सपोज करो कि y इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 10 का मतलब है 0,10। ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन गई। ठीक है, y इज इक्वल टू 10। ठीक है, y की वैल्यू हमेशा 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, यानी कि x अक्ष के समांतर। तो x अक्ष के समांतर, समांतर यानी कि ये ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थक में स्थित है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा बिंदु स्थित है। ठीक है, अगर हम इसका सारे पॉइंट चार ऑप्शन को देखेंगे तो ये 4,6 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, -4 -6 जो है वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, इफ a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ it, देन सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म। पहले n पदों का योगफल पूछा है, एस एन की वैल्यू पूछी है। एस एन क्या होता है हमें पता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो एस n/2 2a प्लस n-1 d, यानी कि सी ऑप्शन जो है सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद है, यानी कि हमें ईपी का 10th टर्म निकालना है। ईपी का हमें 10th टर्म निकालना है। तो हमें पता है कि 10th टर्म का फॉर्मूला था a प्लस 9d। ठीक है, तो इसमें a10, तो इसमें हमें a दिया हुआ है 2। ठीक है, तो इसमें हमें a दिया हुआ है 2 प्लस 9, d कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है 5। ठीक है, तो 2 प्लस 9 5 जब 45, यानी कि 47। तो 10th टर्म आया 47। इसमें a जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 और d दिया हुआ है 7 - 2 यानी कि 5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी जिसका nवां पद होगा, nth टर्म पूछ रहा है। nth टर्म यानी an पूछ रहा है। an हमें पता है क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो इसमें a क्या है, a है 14 और d क्या है, d है 9 - 14 यानी कि -5। तो an हमारा हो जाएगा 14 प्लस n-1 इंटू में -5, यानी कि 14 प्लस यहाँ पे माइनस का 5n और प्लस का 5, यानी कि 14 प्लस 5 माइनस 5n, यानी कि हमारा आंसर आएगा 19 - 5n। ठीक है, an हमारा हो जाएगा 19 - 5n, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। हमसे एस एन पूछा है। एस एन होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, पहले 10 पद का पूछा तो n की वैल्यू 10 रखेंगे। 10 रखने पे 10/2 इंटू में 2a प्लस में 9d। ठीक है, तो इसमें a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है इसमें 2। ठीक है, d दिया हुआ है 7 - 2 यानी कि 5। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो S10 होगा 10/2, ये 10/2 इंटू में 2 इंटू a कितना है 2 प्लस 9 इंटू में 5। ठीक है, तो SN हो जाएगा 5 इंटू में 4 प्लस 45, यानी कि 5 इंटू में 49। 5 इंटू में 49 हमारा आंसर होगा। 5 इंटू में 49 कितना होता है, 5 9 जो 45 का 5 4 ऊपर करें 5 4 245। 245 यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में x का मान होगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू हमें पता है ना क्या होती है, -b प्लस माइनस √d बाय में 2a।
ठीक है, जिसमें डी क्या होता है, डी होता है b² - 4ac होता है ना ये। तो इसका आंसर जो है -b + -b² - 4ac/2 है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 30, बिंदु दिस एम दिस के बीच की दूरी, हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वो होता है √ में y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कर देते हैं 50 √ में 15 - 9 का स्क्वायर प्लस 11 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा √ में 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि √ में 36 प्लस 64, यानी कि √100, यानी कि 10। तो इनके बीच की दूरी आ गई 10, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, अगर हमें जो है एक सर्कुलर एरिया का जो सरकमफ्रेंस है वो 4 पाई दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस, ठीक है, यानी कि परिधि, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 4 पाई। ठीक है, तो हमसे उसका जो है रेडियस पूछा है, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, 2 पाई r बराबर है 4 पाई के। ठीक है, तो r आ जाएगा 4 पाई / 2 पाई, यानी कि 2। तो 2 मीटर जो है इसका रेडियस आएगा और बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्वेश्चन नंबर 32 में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। ठीक है, टोटल पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कल है, ठीक है, उसका जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हमें सरकमफ्रेंस पूछा है। ठीक है, परिमिति पूछा गया है, तो वो होगा पाई r प्लस में d। ठीक है, यानी कि पाई r प्लस में 2r, तो इसमें आएगा पाई प्लस 2 इंटू में r, यानी कि पाई प्लस 2 इंटू में 6 हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। If a circle of radius 21 centimeter, what is the length of an arc that shoot an angle of 60 degree at the center? ठीक है, यानी कि हमें ये आर्क की लेंथ पूछी है, ये वाला सिर्फ ये लेंथ पूछी है हमें। टोटल लेंथ हमें पता है कि 2 पाई r होता है, तो 60 डिग्री के लिए क्या होगा, 60/360 इंटू में 2 पाई r। ठीक है, तो ये यानी कि 1/6 ऑफ 2 पाई r हमारा आंसर है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 1/6 इंटू में 2 इंटू में पाई इंटू में जो है r कितना है, r है 21, तो ये 3 से कटेगा, 3 2 6 से पूरा कट, यानी 22 हमारा जो है आंसर है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 34, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, अगर उनके दो क्यूब है, अगर उनके वॉल्यूम का जो रेशो है वो 1:27 है तो उनके सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा। ठीक है, वॉल्यूम का सपोज करो, ऊपर वाले को मैं A1 बोल देता हूँ, नीचे वाले को मैं A2 बोल देता हूँ। A1 क्यूब ऊपर वाले का एरिया, A2 क्यूब नीचे वाले का एरिया, वो है 1/27। ठीक है, इससे मुझे ये पता चला कि A1/A2 जो है वो है 1/3, A1/A2 1/3 है।
A1/A2 1/3 है, यानी कि एक क्यूब का साइड दूसरे क्यूब के 3 गुना है। सरफेस एरिया का रेशो पूछे हमसे, S1/S2 पूछे, ठीक है। ये क्या था, A1/A2, S1/S2 क्या होता है, सरफेस एरिया था 6 साइड स्क्वायर, यानी कि 6A1² डिवाइडेड बाई 6A2², ठीक है। यानी कि A1²/A2² हमसे पूछा गया, यानी 1/3 का होल स्क्वायर हमसे पूछा गया, यानी 1/9 जो है हमारा आंसर है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो, यानी कि बेस उसका जो है 80 सेंटीमीटर है और हाइट उसका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसा एक बेलन है, ठीक है। तो रेडियस जो है उसका 80 सेंटीमीटर है और हाइट उसका जो है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसका जो है कर्ड सरफेस एरिया, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्रता क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय कर्ड सरफेस एरिया का रेशियो हमसे पूछा है। हमें पता है टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRh प्लस 2πr², और कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh। कैसे, 2πRh तो ये बाहर वाला और नीचे वाला ढक्कन πr², ऊपर वाला ढक्कन πr², यानी 2πr²। तो ऊपर वाला हो गया टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे वाला होगा वक्रता क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका रेशियो लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस R/H आएगा। कैसे आएगा 1 प्लस R/H, इसको अलग अलग करेंगे तो 2πRh डिवाइडेड बाई 2πRh प्लस में 2πr² डिवाइडेड बाई 2πRh, तो 1 प्लस RH आएगा। तो 1 प्लस R कितना है, R है 80 और H कितना है 20, ठीक है। तो ये इससे कटेगा तो 4 आएगा, यानी 1 + 4 = 5। 5 हमारा आंसर है। 5 आंसर का 5/1 रेशियो जो है 5:1 निकला है, यानी कि डी हमारा जो है ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में ये नंबर्स दिए हुए हैं, इसका मध्य का निकालना है, यानी कि इसका मीडियन निकालना है, बिल्कुल मिड पॉइंट। मैंने बताया था कि जब मिड पॉइंट निकालना होगा तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में लगाएंगे, और उसके बीच वाला जो टर्म होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। सबसे छोटा नंबर है 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12 और 15, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टर्म है। तो इसका बीच वाला टर्म क्या होगा, 7 + 1/2, यानी कि फोर्थ टर्म, चौथे नंबर पे जो टर्म होगा वो इसका मीडियन होगा, मध्य का होगा, यानी कि 1 2 3 4, ये 10 इसका मध्य का है, यानी कि ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में ये नंबर दिए हुए हैं, इसका बहुलक पूछा है, यानी कि मोड पूछा गया है। हमें पता है कि मोड होता है जो ज़्यादा बार आए, मोड यानी बहुलक वो जो ज़्यादा बार आए। तो इस क्वेश्चन में 70 80 50 70 40 50 90 50 30, यानी कि 50 सबसे ज़्यादा बार है। टोटल कितनी बार है, 1 2 3 बार है 50, ठीक है। 50 3 बार है, सबसे ज़्यादा बार 50 है, तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में ये फॉर्मूला दिया हुआ है किसी वक्रता आंकड़े के, यदि xi वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है, fi एक संगत वारताएं हैं, एम एक्स डैश मध्य है, तो पूछा है कि ये क्या होगा। तो हमें पता है कि ये सिग्मा fi डिवाइडेड बाय fi, सिग्मा fi ये जो है हमारा मीन के बराबर है, ठीक है, मध्य के बराबर होता है। तो जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, यदि किसी घटना की प्रक्रिया P है तो उसके नहीं होने की प्रक्रिया क्या होगा। सपोज करो कि किसी घटना के, यानी कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो P है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है P ऑफ नो टी जो होगा वो 1 - P होगा, ठीक है। तो 1 - P हमारा आंसर है, बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आए, इसकी प्रक्रिया प्रायिकता होगी, यानी कि दो पासे एक साथ फेंके गए, ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें या तो दो पासे एक साथ फेंके गए तो 1 1 आएगा, या 1 2 आएगा, या 1 3 आएगा, या 1 4 आएगा, या 1 5 आएगा, या 1 6 आएगा, ठीक है। दो पासे एक साथ फेंका गया, या फिर 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा,
ठीक है। सिमिलरली 3,1 आ सकता है, ठीक है, 3,2 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, 3,4 आ सकता है, 3,5, 3,6, 4,1 आ सकता है, 4,2 आ सकता है, 4,3 आ सकता है, 4,4 आ सकता है, 4,5 आ सकता है, 4,6 आ सकता है, 5,1 आ सकता है, 5,2 आ सकता है, 5,3 आ सकता है, 5,4 आ सकता है, 5,5 आ सकता है, 5,6 आ सकता है, ठीक है। और 6,1 आ सकता है, 6,2 आ सकता है, 6,3 आ सकता है, 6,4 आ सकता है, 6,5 आ सकता है और 6,6 आ सकता है। टोटल यही आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। टोटल 36 है, 6 6 36। टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो 36 है, उसमें से 5,5 आने की चांसेस सिर्फ एक है, 5,5 आने की चांसेस सिर्फ एक है, यानी कि 1/36 हमारा आंसर होगा। 1/36 हमारा आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, यदि 4 5 9 11 और x का मध्य 7 है तो x का मान बताइए, ठीक है। यानी कि मीन दिया हुआ है, मीन यानी मध्य, ठीक है, वो दिया हुआ है 7। हमें पता है मीन क्या होता है, मीन होता है सारे टर्म का एवरेज कर दो, ठीक है। तो सारे टर्म कौन कौन से हैं, एक तो है 4, एक है 5, एक है 9, एक है 11, ठीक है, एक है 11 के बाद है x, ठीक है। इनका मध्य 7 है, तो टोटल टर्म कितने, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म है। तो हम इन सबको ऐड कर देंगे, 4 + 5 + 9 + 11 + x, और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म से, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और वो उसका आंसर आएगा 7, ठीक है। तो 4 5 9 9 9 18 और 10 20 29 + x की वैल्यू आई 5 7 जा 35, यानी कि 29 + x हमारा आया 35। तो x की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई 35 - 29, यानी कि 6, x की वैल्यू 6 निकल के आई। तो 6 ऑप्शन हाँ है, ए ऑप्शन जो है हमारा सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। हमसे इसके जो रूट्स हैं यानी मूल है उसकी प्रकृति पूछी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 4x² + 4x + 1, ठीक है। इसके मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। d होता है b² - 4ac, ठीक है। तो 20 में क्या है, 20 में है 4, 4 का स्क्वायर -4, a कितना है 4 और c कितना है 1, ठीक है, c है 1। तो इससे हमारा आता है 16 - 16 यानी कि 0। अगर d की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि रूट्स जो है वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, ठीक है। रूट वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, ठीक है। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि डी की वैल्यू 0 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 43 में अगर 3 अल्फा 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान होगा, ठीक है। 3 अल्फा अगर 90 डिग्री है तो यानी कि अल्फा = 90/3 है, यानी कि 30 डिग्री है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमें पता चली 30 डिग्री। हमसे पूछा है साइन अल्फा यानी कि साइन 30, ठीक है। साइन 30 सबको पता है कि हाफ होता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि साइन 45 + थीटा - कोस 45 - थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री + थीटा - कोस 45 डिग्री - थीटा = पता नहीं हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन 45 डिग्री + थीटा माइनस कर लेंगे, कोस को लिख सकते हैं साइन 90 - थीटा। तो साइन 90 - थीटा, थीटा क्या 45 डिग्री - थीटा, ये होगा। तो यहाँ पे तो है साइन 45 + थीटा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन 45 + थीटा, यानी कि साइन 45 + थीटा में साइन 45 + थीटा माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0 आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है कि रेखीय समीकरण युग्म 5x + 2y = 6 एवं 7x - 2 - 4y = 2 के हल हैं, ठीक है। दो लाइन का जो है हल पूछा गया,
तो हम क्या करेंगे, किसी एक कॉमन, जैसे एक इक्वेशन है 5x + 2y = 16, एक इक्वेशन है 7x - 4y = 2। हम पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 10x + 4y = 32। दूसरा इक्वेशन आएगा 7x - 4y = 4, 7x - 4y = 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये गया। ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे तो ये गया, और 7 10 17x = 34 आ गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, यानी कि 7 × 2 - 4 × y = 2। ठीक है, तो 4y को उधर ले जाएंगे, 2 को ले जाएंगे, 14 - 2 = 4y, 14 - 2 = 4y, यानी कि 12 = 4y, यानी कि y की वैल्यू निकल के आए 12/4, यानी कि 3। तो हमारा आंसर है 2,3। ठीक है, तो 2,3 यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में दो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DF का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उनके दोनों भुजाओं की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC का एरिया दिया हुआ है 36 cm², और ट्राइंगल DEF का एरिया कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है 49 cm²। मान लेते हैं दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर होगा, नीचे वाला भी √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे जो है हमारा A1/A2 का जो स्क्वायर है वो बराबर आएगा 36/49, यानी कि A1/A2 बराबर होगा 6/7। A1/A2 बराबर होगा 6/7, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल टू BC है। ये रहा ट्राइंगल ABC। ठीक है, A, B और C, और ये है DE। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, और AD/DB यानी कि AD/DB जो है 3/5 है, और AC 5.6 है। AC जो है ये पूरी की पूरी लेंथ ये है 5.6। तो हमसे पूछा है कि AE क्या होगा। AE को हम x मान लेते हैं, इसको दूसरे को y मान लेते हैं। हमें पता है कि x + y जो है वो 5.6 है। ठीक है, तो y कितना आएगा, वो आएगा 5.6 - x। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल का रूल लगाएंगे तो उसमें लगेगा AD/DB = AE y में EC। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 3/5 = AE कितना है x/5.6 - x। ठीक है, फिर इसको अब सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, यानी कि 3 इंटू में 5.6 - x = 5x। तो 3 × 5.6 कितना होता है, 3 6 8 3 5 15 1 16, यानी 16.8 - 3x = 5x, यानी कि 16.8 = 8x। ठीक है, तो 16.8 डिवाइडेड बाई 8 = x, तो x कितना आया 2.1 = x। x निकल के आया हमारा 2.1, तो डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन सही है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगी। ठीक है, एक वृत्त है। ठीक है, उसकी एक जीवा है और रेडियस जो है वो 10 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सेंटर में 90 डिग्री का एंगल सस्पेंड करती है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया इसकी लेंथ क्या होगी। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसको O मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं। हमें निकालना है AB। AB एक हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, यानी कि AB का स्क्वायर = OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर = OA कितना है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि AB की वैल्यू निकल के आएगी 100 + 100। AB स्क्वायर आएगा 100 + 100, यानी AB निकल के आएगा √200, यानी AB की वैल्यू आई 10√2।
यानी कि हमारा आंसर जो सी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 49, कोस 60 इंटू कोस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 कितना होगा। ठीक है, कोस 60 इंटू में कोस 30 माइनस साइन 60 इंटू में साइन 30। ठीक है, कोस 60 कितना होता है हाफ, कोस 30 कितना होता है √3/2, साइन 60 कितना होता है √3/2 और साइन 30 कितना होता है हाफ। तो ये आएगा आंसर 0, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। ठीक है, द नंबर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इन ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में पावर कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। लीनियर इक्वेशन ऐसा ही तो होता है, x + 1 = 0 इस टाइप का। तो इसमें x की पावर कितनी होती है, 1, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में यदि tan थीटा की वैल्यू हो 4/3 तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा कितना होगा। tan थीटा 4/3 कब होता है, tan थीटा 4/3 का मतलब है कि जो ट्राइंगल बन रहा है इसका जो परपेंडिकुलर है वो 4 है और बेस जो है वो 3 है। अगर परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, हाइपोटेन्यूज होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज होगा √25 यानी कि 5। तो हाइपोटेन्यूज 5 आया। हमसे पूछा गया है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा कितना होगा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा होता है p/h और कोस थीटा होता है b/h। ठीक है, तो p/h कितना हो जाएगा, p/h हो जाएगा 4/5 और b/h हो जाएगा 3/5, यानी कि 7/5 हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है कोजैक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो और ऑप्शन दिया हुआ है साइन और कोस में, तो हम इसे साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। हम कोजैक थीटा को लिखेंगे हम 1/sin थीटा और कोट थीटा को हम लिखेंगे कोस थीटा बाय में साइन थीटा, इस पूरे का है होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद अब हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आएगा, नीचे तो आएगा साइन थीटा, ऊपर आएगा 1 - कोस थीटा, नीचे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये आएगा एलसीएम लेने के बाद। उसके बाद अब नीचे साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 - कोस स्क्वायर थीटा और ऊपर होगा 2 बार 1 - कोस थीटा, 1 - कोस थीटा इंटू में 1 - कोस थीटा और नीचे आएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 - कोस थीटा इंटू में 1 - कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 - कोस थीटा इंटू में 1 + कोस थीटा। क्यों, क्योंकि a² - b² को लिख सकते हैं a-b और a+b। 1 - कोस थीटा से 1 - कोस थीटा कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 1 - कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 + कोस थीटा। ठीक है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो एक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि r त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई होगी। हमसे आर्क पूछा है, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ ए सर्कल, यानी कि एक सर्कल है, इसका ये एक आर्क है जो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इस आर्क की लेंथ कितनी है। हमें पता है कि पूरी लेंथ जो होती है वो होती है 2πr। ठीक है, वो होती है 360 डिग्री के लिए, और एक पर्टिकुलर सेक्टर के आर निकालने के लिए θ/360 से जो है हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, θ/360 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारा आंसर होगा 2πr θ/360। तो देखते हैं इसमें किस में है, 2πr θ/180 नहीं, 2πr θ/360, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि सेक 11 डिग्री डिवाइडेड बाय कोजैक 79 डिग्री क्या होगा। तो सेक और कोजैक 90 माइनस चलता है, तो कहने का मतलब सेक 11 को हम लिख सकते हैं कोजैक 90 - 11 डिग्री डिवाइडेड बाय कोजैक 79 डिग्री। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा कोजैक 79 डिग्री डिवाइडेड बाय कोजैक 79 डिग्री, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 1, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो सही है।
अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, एक पहिया है, क्वेश्चन नंबर 54, उसका जो डायमीटर है वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन में वो कितना चलेगा, एक रेवोल्यूशन यानी कि 2πr, यानी कि पाई इंटू डी। ठीक है, एक रेवोल्यूशन में इतना चलेगा, तो पाई यानी 22/7 इंटू में जो डी है वो है 40 सेंटीमीटर, इतना चलेगा एक रेवोल्यूशन में। तो 170 एक रेवोल्यूशन में इतना चलेगा, यानी कि 22/7 इंटू में 40 सेंटीमीटर चलने पर वो एक रेवोल्यूशन लेता है। ठीक है, तो 176 मीटर चलने पे वो कितना रेवोल्यूशन लेगा, 1/22/7 इंटू में 40 इंटू में 17600, यानी कि 7/22 इंटू 40 इंटू में 17600, 0 से 0 कट जाएगा और 4 से इसको करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 16 0, 22 से इसे काटेंगे तो 20 आएगा। तो 140 रेवोल्यूशन जो है टोटल आएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही है। 140 रेवोल्यूशन जो है वो रिवॉल्व करेगा इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, यदि एक शंकु यानी कि कोन, यदि एक कोन की जो ऊंचाई है वो h दे रखी है और रेडियस r दे रखा है, ऐसा कोन है, इसका रेडियस जो है r है और इसकी हाइट जो है वो h दे रखी है, तो हमसे इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम हमें पता है कि 1/3 होता है एक बेलन के वॉल्यूम के, यानी कि 1/3 पाई r²h जो है हमारा आंसर होगा। बी ऑप्शन जो है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 57 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसी बेलन का जो डायमीटर है वो है 28 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी, ये कितनी है 28 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई जो है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठक का क्षेत्रफल होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, वो होगा 2πr/h प्लस 2πr²। ये होगा टोटल सरफेस एरिया। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 2πr तो कॉमन ले लेंगे, h प्लस r जो है ब्रैकेट के अंदर आएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू में r कितना है, r है 14 और h कितना है, h है 20 और r है 14। तो इससे ये 7 से 14 कटेगा तो 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आया, 2 2 जा 4 2 जा 88, और ब्रैकेट के अंदर कितना आया 34। तो 88 इंटू 34 हमारा जो है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 में, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुना हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। किसी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। अगर त्रिज्या यानी कि रेडियस, अगर रेडियस 3 गुना हो जाता है यानी कि 3r, तो 4/3 पाई इंटू 3r का क्यूब, यानी कि 4/3 इंटू पाई इंटू 9r³, यानी कि 9 गुना हो जाएगी। अगर 3 गुना होगा 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 गुना हो जाएगी। तो आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 59, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा है क्यूब का। अगर क्यूब का साइड ए है तो टोटल सरफेस एरिया 6a² होगा। ठीक है, तो इसका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डायगोनल। ठीक है,
डायगोनल, बॉडी डायगोनल होता है √3 है। √3 ए की वैल्यू दी हुई है 6√3, यानी कि ए की वैल्यू दी हुई है 6। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस होगा 6 × 6 का स्क्वायर यानी 216। 216 यानी बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। यदि किसी शंकु, क्वेश्चन नंबर 60 में है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तिर्यक ऊंचाई यानी साइलेंट हाइट। ठीक है, एक शंकु है जिसका कर्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, वो है 880, यानी कि पाई आर एल की वैल्यू दी हुई है 880। पाई आर एल अगर 880 दिया हुआ है, इसका मतलब 22/7 इंटू में आर, रेडियस कितना है 14, इंटू में एल है 880। तो एल की वैल्यू कितनी होगी, बाकियों को उधर ले जाएंगे। 880 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 गुने 14, तो 22 से इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा 40, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, यानी कि 20। साइलेंट हाइट है इसकी 20, यानी बी ऑप्शन जो है वो एक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2,3 और -6,7 है तो इसके केंद्र का नियामक होगा। अगर एक सर्कल के डायमीटर के एंड का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,3 है और 6,7 है, -6,7, तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो इसका मिड पॉइंट है वही होगा, यानी कि 2 - 6 डिवाइड बाई 2, ये तो होगा एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का, यानी कि -4/2 यानी कि -2। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा 3 + 7/2 यानी 10/2 यानी कि 5। तो -2,5 जो है वो आंसर है, -2,5, यानी ए ऑप्शन जो है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में त्रिभुज ABCD, क्वेश्चन नंबर 62 में त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमश इस प्रकार हैं कि PQ पैरेलल टू BC। यदि AP = 3 सेंटीमीटर, BP = 2 सेंटीमीटर, AQ = 6 सेंटीमीटर और QC 1 सेंटीमीटर तक इसका मान क्या होगा। एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC, PQ पॉइंट है इन दोनों साइड पे, ठीक है, P और Q इन दोनों साइड पे पॉइंट है, तो PQ जो है पैरेलल है BC के, बना दिया पैरेलल। AP जो है 3 है, BP 2 है, AQ जो है वो AQ है 6 और QC है X, तो X की वैल्यू हमसे पूछी है, तो हमें पता है कि इसका रेशियो ये दोनों के दोनों जो है सिमिलर ट्रायंगल है, छोटे वाला और पूरे वाला, तो यानी कि 3/5 इज इक्वल टू 6/6 + x, ये बनेगा। तो सोल्व कर लेते हैं। 3 × 6 + x इज इक्वल टू 5 × 6 यानी 30, तो 18 + 3x इज इक्वल टू 30, तो 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4, यानी 4 हमारा आंसर है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है,
ठीक है, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इतना दिया हुआ है, देन द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड। ठीक है, 9:4 दो ट्राइंगल का एरिया है, वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो A1/A2 जो है वो 9/4 है। तो हमसे इसके एल्टीट्यूड यानी कि दोनों के हाइट का रेशियो पूछा H1/H2। ठीक है, तो वो इसके अंडर रूट के बराबर होगा, तो अंडर रूट 9/4 यानी कि 3/2 यानी कि 3:2 के बराबर होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में त्रिभुज PQR में यदि PQ² इज इक्वल टू PR² प्लस QR² तो त्रिभुज में कौन सा समकोण होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, हाइपोटेन्यूज वाला एक तरफ होता है, बाकी दोनों एक तरफ होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये PQ है, यानी कि ये P और ये Q। तो जो है R जो है वो समकोण होगा, R समकोण होगा, यानी कि C ऑप्शन सही है 64 में। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया हुआ है? किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं और प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ऐसे इसके बोलते हैं एक कोण। ठीक है, एक लाइन जो कि सर्कल को दो पॉइंट पर टच करती है उसको बोलते हैं कोण। ठीक है, CHORD कोण। इसको इस लेंथ को बोलते हैं कोण। ठीक है, और इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस लाइन को बोलेंगे सीकेंट यानी कि छेदक रेखा। सेकेंड यानी कि छेदक रेखा। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है? यदि जीवा यानी कि कोण, यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र में 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तो सेंटर में 60 डिग्री का कोण आंतरिक कर रहा है। ठीक है, और तथा A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। ठीक है, AB एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन। अच्छा, यहाँ पे अगर मान के चलो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए ऐसे करके। ठीक है, स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, दो स्पर्श रेखा, तो उसके बीच का एंगल पूछ रहा है। तो हमें पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री होगा। तो फिर ये कितना होगा? इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो इनके बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री होगा। 120 + 60 180, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 67। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी कि जो है डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है कि √1 + 10² क्या होगा? √1 + 10² क्या होगा? 1 + 10² होता है sec² का अंडर रूट। ठीक है, यानी कि sec तो sec हमारा आंसर है, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में है cosec² 57 - tan² 33, यानी कि cosec² 57 डिग्री माइनस tan² 33 डिग्री, यानी कि cosec² 57 डिग्री माइनस tan² 33 डिग्री। तो cosec 57 डिग्री को हम लिख सकते हैं sec², cosec थीटा को sec 90 - थीटा लिखते हैं, 90 - 57 डिग्री माइनस tan² 33 डिग्री। तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा sec² 33 डिग्री माइनस
टेन स्क्वायर 33 डिग्री। तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो 1 हमारा आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री कितना होगा। तो कोस 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये साइन भी 42 डिग्री बन गया, माइनस साइन 42 डिग्री बन गया। तो साइन 42 माइनस साइन 42 कितना होता है, ये होता है 0, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। चलो क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है, संख्या दी हुई है ये, और ये पूछा है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये संख्या 2.13 तो ये एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये जो है ना ही रिपीट हो रहा है, ना ही नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। सहअभाज्य संख्या का को HCF क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। को प्राइम नंबर का HCF जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो को प्राइम नंबर का जो है वो 1 होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है 1 वो है सही है। क्वेश्चन नंबर 73, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर m एक पॉजिटिव इंटीगर है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, ऑड इंटीजर, तो ये वैसी बात है, इन चार ऑप्शन में जो है वो ऑप्शन नंबर सी बैठ रहा है, 4m+1, तभी तो वो एक ऑड इंटीजर होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 74, रैखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या होती है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल यानी 1 डिग्री, तो उसका जीरो जो है वो एक ही होगा। कैसे, सपोज करो x+1 = 0, इस टाइप का एक लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, तो इसका जो है जो शून्यांक होगा वो एक ही होगा, तो B1 जो है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यांक है, इसका जो है हमें ज़ीरो निकालना है। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो इसको तोड़ लेंगे, 2x² - 5x + 3x - 5, तो यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, यानी कि x कॉमन में आएगा, तो 2x - 5 जो है यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे भी +1 कॉमन आएगा, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2x - 5 आएगा। तो इसका एक रूट तो आएगा x = -1, और दूसरा रूट आएगा x = 5/2, तो x = -1 सही ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में यदि Px = QX, Px = QX × Gx है, और Px का घात जो है 6 है और Gx का घात 2 है। Px का घात 6 है और Gx का घात जो है 2 है, तो Px/Gx का घात क्या होगा। Px/Gx यानी Qx का घात जो होगा वो 4 होगा। क्यों, क्योंकि अगर Px 6 डिग्री का पोलिनोमियल x⁴, तो और डिवाइडेड बाय Gx 2 डिग्री का पोलिनोमियल x⁴, तो x⁴ बचेगा, यानी कि Gx का जो घात आएगा वो 4 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 77, बहुपद 6x² - 11x
प्लस 3 का शून्यांक का योग होगा, सम ऑफ द रूट पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, वो होगा माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस ऑफ बी कितना है, पी है -11 डिवाइडेड बाय ए कितना है 6, यानी कि 11/6 हमारा आंसर, यानी सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में दो चर x, y में रेखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। ठीक है, हाउ मेनी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इन टू वेरिएबल विल बी इन ए सेट ऑफ रियल नंबर। इसके कितने जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके जो है इनफाइनाइट सोल्यूशंस है। ठीक है ना, एक्स और वाई हमें दिया नहीं हुआ ना, एक्स वाई सेट ऑफ रियल नंबर है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, डी ऑप्शन जो है सही है। ठीक है ना, अनंत सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। 79 का क्या है, रेखिक समीकरण युग्म दिस एम दिस के कितने हल होंगे। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। तो देखा जाए तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है, अगर 2 को मैं कॉमन ले तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो 15/2, तो ये दो लाइन ऐसी है जो एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका एक भी जो है आंसर सोल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, नो सोल्यूशन इसका आंसर है। ठीक है, यानी कोई हल नहीं, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, यदि रेखिक समीकरण का युग्म संगत है। ठीक है ना, संगत है यानी कि जो है देन द लाइन देन अब उसके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस। कंसिस्टेंट मतलब कि उसका कंसिस्टेंट मतलब कि सोल्यूशन है तो पैरेलल होगा नहीं। कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंस में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 81, यदि बिंदु 6, -5 a -2, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये आ रहा है, मध्य बिंदु यार, तो p का मान क्या होगा, तो हमें पता है मध्य बिंदु क्या होगा। अगर मध्य बिंदु का y p है तो वो बराबर होगा -5 प्लस 11/2 के, यानी कि 6/2 यानी कि 3, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 82, बिंदु -6 -7 का कोटि है, ऑर्डिनेट पूछा। ऑर्डिनेट होता है पीछे वाला, यानी कि -7 इसका ऑर्डिनेट है। क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, जहाँ y 0 हो जाए, y इज इक्वल टू 0 वाला जो है वो आंसर होगा, y इज इक्वल टू 0, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 84, 84 तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 84 करते हैं। 84 में क्या है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री क्या होगा, तो कोट को लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 10 डिग्री हो जाएगा 1, यानी कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 10 डिग्री। 10 स्क्वायर 10 डिग्री कैसे आया, कोट स्क्वायर 80 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 10 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 1, यानी कि ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के कोऑर्डिनेट के नियामक इस तरह है तो इसके केंद्रक के नियामक होंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्सेस ऑफ ट्रायंगल आर दिस इज देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रोइड। बस तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे, यानी कि -1 + 5 + 8 डिवाइडेड बाय 3, 8 5 14 13, यानी कि 12/3, यानी कि 4। ठीक है, पहला सेंटर आ गया 4, दूसरा कितना आएगा, दूसरा आएगा 0। ठीक है, 4,0, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 86 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसे अर्धवृत्त का परिमिति होगी। अगर रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ इट्स सेमी सर्कल
ये रहा सेमी सर्कल, इसका पेरीमीटर हमसे पूछा है, वो होता है पाई आर। ठीक है, यानी कि 22/7 इंटू में आर कितना है 7, यानी कि 22 तो ये आया। ठीक है, और ये होगा 2r, 2r यानी कि 14, तो 22 प्लस 14 यानी कि 36, यानी ए ऑप्शन जो है सही है, ये ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 87, किसी वृत्त पर वह बिंदु में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल, यानी कि मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। कैसे? ये सर्कल है, बाहरली बिंदु है, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, मैक्सिमम 2 टेंजेंट। ठीक है ना, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 88, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोजैक स्क्वायर थीटा होगा, कोजैक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में 10 डिग्री डॉट 10 15 डिग्री से लेकर 10 75 डिग्री 10 80 डिग्री तक क्या होगा? तो 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोट 80 डिग्री ऐसे। ठीक है, या फिर इसको 10 ही रहने देते हैं, इसको 10 डिग्री रहने देते हैं, इसको 15 डिग्री रहने देते हैं, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट वाला जो 80 डिग्री है वो बन जाएगा कोट 10 डिग्री, उससे पहले वाला बन जाएगा ये बन जाएगा कोट 15 डिग्री। तो ये इन दोनों का कट के 1 आता है, तो सभी कटते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90, टेन थीटा जो है √3 है, तो सेक थीटा क्या होगा? टेन थीटा √3 का मतलब है कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री हमसे पूछा गया है। सेक 60 यानी 1/cos 60, cos 60 होता है हाफ, यानी सेक 62 होगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? कौन इरेशनल नहीं है? तो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है? यदि अल्फा एंड बीटा द्विघात बहुपद के शून्याक हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? यानी सम ऑफ द रूट हमसे पूछा है, वो होगा -b/a, यानी कि माइनस का -3/1, यानी कि 3 आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 93, द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2x शून्याक होंगे, इसके हमसे रूट पूछे हैं, तो हम 2 के फैक्टर किए हुए हैं, तो हम एलसीएम लेते हैं। 6x² + x - 12 = 0। ठीक है, अब 12 है, 6 है। ठीक है, तो 6 × 6 × 2 यानी 3 2 जा 3 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 9, यानी 8 और 9 आ रहा है, यानी कि 6x² + 9x - 8x - 12 = 0 बनेगा। तो हम 3x कॉमन लेंगे तो 2x + 3 आएगा, -3 फिर कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2x + 3, यानी कि 3x - 3 और 2x + 3 जो है हमारा आंसर होगा, यानी कि x की वैल्यू आएगी 1 और x की वैल्यू आएगी -3/2। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 94। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है? यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है, ठीक है, 2 प्रोडक्ट करेंगे तो 2166 है, एंड और इसका एचसीएफ 19 है, तो एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ यानी कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 19 आ रहा है, तो एलसीएम क्या होगा? कॉमन फैक्टर अगर 19 है तो 19 को डिवाइड कर देंगे इससे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? ठीक है, एलसीएम होगा 2166 / 19। ठीक है, तो ये 19 से काटेंगे तो 19 1 जा 19। ठीक है, तो 26 है, 19 1 जा 19 और फिर 4, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 95 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है? यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक
शून्याक होगा। x+1 अगर फैक्टर हो पी एक्स का तो 1 0 उसका क्या होगा? अगर x+1 अगर उसका एक जो है फैक्टर है, एक गुणनखंड है, तो x=-1 जो है उसका एक 0 होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 96, समीकरण निकाय दिस और दिस का उल्लेख दो सरल रेखाएं हैं जो क्या है, जो समांतर है, ठीक है ना, जो पैरेलल है, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 97, यदि ए ये है और बी ये है तो इसका एलसीएम ए कोमा बी, एलसीएम एक ए और बी का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होता है जो दोनों में कॉमन हो, यानी 2 की पावर 3, बस सिर्फ इतना ही कॉमन है, यानी कि 2 की पावर 3 कॉमन है, टोटल आएगा 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, ये आएगा एलसीएम। 7 5 7 35, 105 इंटू में 16, ये हमारा आंसर है, ठीक है। 105 यानी 210 इंटू में 8, 1680 हमारा आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, यदि द्विघात बहुपद के शून्याक 3 एवं 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद कौन सा होगा? तो इसको लिख देते हैं x-5 और x+3, बस जो निकलेगा वो द्विघात बहुपद होगा, यानी कि x² - 5x + 3x - 15, यानी कि x² - 2x - 15 जो है हमारा आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 99, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी होगा -6 -10, यानी कि -6 + 10 यानी कि 4 होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? जिसका 2 डिग्री से ज़्यादा होगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनमें से ये नहीं है, क्योंकि इसका जो है, इसका अगर हम अंडर रूट खोलें, इसका स्क्वायर हम खोलें तो ये जो हाईएस्ट टर्म है वो कट रहा है। अंडर रूट 2x² का स्क्वायर होता है 2x², इधर भी है 2x², तो ये कैंसिल हो जाएगा 2x², तो एक लीनियर पोलिनोमियल बनेगा। तो सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है नहीं है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो फाइनली हमने पूरे 100 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।